For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हमने आई थिंक रेशियो कंप्लीट किया था। ठीक। सो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो में हमने पढ़ा था कंपैरिजन। रेशियो में हमने क्या किया था? कंपैरिजन। सेम काइंड ऑफ यूनिट का, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का। ठीक है, सेम यूनिट में तो बना लेते थे, बट सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए। यहां पर क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब है इट इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। अब हम यहां दो रेशियो को इक्वल रखेंगे, और किसको रख रहे हैं? रेशियोज को। ठीक है, सो मैं यहां दो तरीके से लिखूंगा इसको। मेथड फर्स्ट, हम जब रेशियो को लिखते हैं वो लिखते हैं A:B is to C:D। एक रीड करने का तरीका होता है A:B is to C:D। इसमें A को और D को, इन दोनों को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कह देते हैं? क्योंकि ये बाहर वाली टर्म है। एक्सट्रीम का मतलब बाहर वाली। ये फर्स्ट है और ये क्या है? लास्ट में। दोनों कॉर्नर वाले, एजेस वाले। और बी को और सी को हम कह देते हैं मीन्स, क्योंकि ये मिडल में है। क्या कहते हैं उनको? मीन्स। तो एक इस तरीके से रीड किया जाता है, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। मतलब दोनों बाहर वाली टर्म्स को एक्सट्रीम्स, मिडल वाली टर्म्स को मीन्स। अब ये जो प्रोपोर्शन में होता है, प्रोपोर्शन को फिर कैसे लिख सकते हैं हम? इसकी जगह हम लगा देते हैं इक्वल। तो ऐसे होता है A/B इक्वल टू C/। डेफिनेशन यहां है, हमने क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। तो अगर हम यहां देखें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा बताओ मुझे? AD इक्वल टू BC। और A और D है क्या यहां पर? एक्सट्रीम्स। और ये उनका क्या है? प्रोडक्ट। तो हम क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन में हैं तो उनमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि दोज दैट रेशियोज या दोज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। सर ऐसा नहीं हुआ तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्या इतनी बात समझ आई? फिर से, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इट इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। ठीक। और रेशियो लिखते कैसे? A:2, B:2, C:2D। मैथमेटिकली A/B इक्वल टू C/D ऐसे लिखेंगे। अरे बोलो हाँ है ना? ठीक। और ये AD हमारे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। BC प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमारी ये कंडीशन बनी यहां पर। और ये मैंने मेथड बनी क्यों बोला है? एक्सट्रीम्स और मीन्स से बताया। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूं, फिर कुछ एग्जांपल करेंगे।
नोटिंग डन। चलिए इसको एक दूसरे तरीके से भी हम रीड करते हैं। यहां पर आ जाएगा मेथड सेकंड। कैसे रीड कर लेते हैं? A is to B is to C is to D। इसको हम नंबर वाइज, जैसे इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? फिर ये क्या हो जाएगा? सेकंड प्रोपोर्शन। ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड प्रोपोर्शन। और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अगर हम वैसे समझे तो फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। सेकंड एंड थर्ड को क्या कहते हैं हम? मीन्स। तो एक इस तरीके से भी रीड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है। तो अगर यहां हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। समझ आ गई बात? ठीक। अब एग्जांपल करें। चलो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल। हमें चेक करना है इज 2 4 8 2 3 8 12 इज दे, नहीं आर लिखेंगे, आर दे इन प्रोपोर्शन। चेक करना है। अब हमें ये क्या आंसर हो गया? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। या हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम से। दोनों क्या है? तो हम देखेंगे 2 इंटू 12 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना मिला हमें? 24 इक्वल्स टू 24। इसका मतलब दे आर इन, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ये सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने पहले। अच्छा विजिबल ही नहीं था। सेकंड मेथड में पहला एग्जांपल समझ आ गया या नहीं? तो हमें कई बार वो सिंपल नंबर दे सकता है, पूछा नहीं है, हालांकि इनमें जनरली एक मिसिंग होता है, बट समझने के लिए कॉन्सेप्ट। 4 नंबर दे दिया, हमसे पूछेगा दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो यस नो मे बी ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें क्या कह देंगे हम? यस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू ए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहले एग्जांपल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरे एग्जांपल पर आए, नोट कर लिया? अभी बच्चे क्रिसमस मूड में चले गए हैं क्या? ये थोड़ा 2 दिन से ठंड भी हो गई है। कॉलेज में स्ट्रेंथ कम पूरा है या कम होगी? उधर भी कम हो गई ना? रजाई से निकलने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, फैक्ट है ये। मतलब तो मॉर्निंग बैच में स्ट्रेंथ कम हो गई है। चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं। नोटिंग डन। दूसरा एग्जांपल। अब मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जांपल नंबर 2, 3 kg 4 kg 5 kg and 10 kg इन प्रोपोर्शन और नॉट? क्वेश्चन मार्क लगाना। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा कहानी, क्या ये प्रोपोर्शन में है? चेक करेंगे। सबसे पहले देखो हमने इनकी यूनिट देखी, सिंपल एग्जांपल लिया, केजी में है, सेम काइंड है। तो हमने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ, हमने देखा ये कितना आया? 30 आएगा और ये कितना है? 20। ये इक्वल, इसका मतलब दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्या ये क्वेश्चन भी समझ आ गया? एग्जाम्पल नंबर 3, 2 kg 3 kg 8 लीटर एंड 12 लीटर। इनको चेक करना है। सबसे पहला आंसर यस, बी नो, सी
नॉट पॉसिबल या कांट बी डिटरमिन्ड, डी नन। क्या लग रहा है? सी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना रहता है पता है? फाउंडेशन का 25-30% के आसपास रहता है ना? हाँ, नहीं वो 2 अटेम्प्ट में था, जनरली 25-30 रहता है। एवरेज निकालोगे 2-3 साल का तो 25 से 30% तो लास्ट 2 अटेम्प्ट का रिजल्ट टाइट रहा है। ठीक है, एक 21 रहा है शायद, एक 18% रहा है। अब समझ आ रहा है क्यों इतना कम रिजल्ट रहता होगा? आपने एक साथ बोला कि सर ये प्रोपोर्शन, आंसर क्या बोलो? नॉट पॉसिबल। रीजन, आप सोच रहे हो ये सेम काइंड है और ये, मतलब ये यूनिट सेम काइंड है और ये केजी में और ये लीटर में। आपने सोचा चारों तो एक जैसी है नहीं, यही सोचा ना? अब डेफिनेशन पढ़ो फिर से। इक्वेलिटी ऑफ, क्या आपने रेशियो निकाले? नहीं निकाले ना? अगर आप इन दोनों का, पहले सोचो क्या इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं हम? बोलो हाँ है ना? यस, ये केजी ये भी केजी, दोनों सेम काइंड है, सेम यूनिट भी है। इनका रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 2/, क्या इन दोनों का भी रेशियो निकाल सकते हैं? यस, ये हो गया 8/, अब हमने इनको इक्वल रखा, 12 2 जा 24, 8 3 जा, आंसर क्या आया? नहीं समझ आई बात? अब अगर देखो ये मैं एग्जांपल ना बताऊं तो आप क्या करोगे? वाह सर ने क्या पढ़ाया, हमें तो पूरा समझ में आया था। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन अचानक आ जाता तो आप क्या करते? सेम मिस्टेक करते या नहीं? बस यही हम लोगों को गाइड करना है कि जहां आप गलती कर सकते हो वहां गलती ना हो, उसके लिए एग्जाम्पल लेंगे बेटा हम। डन? तो अब यहां से क्या समझ आया? चारों यूनिट, चारों क्वांटिटी सेम काइंड हो तो भी हम प्रोपोर्शन चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले एग्जांपल लिया। ठीक, सबसे पहले में मैंने यूनिट ही नहीं ली तो कोई टेंशन ही नहीं थी, फिर तो करना ही है। ठीक, दूसरे में मैंने क्या ली? सारी यूनिट क्या ले, सारी क्वांटिटी क्या ले ली? सेम काइंड, तो भी हम चेक कर सकते थे क्योंकि इनका रेशियो निकल ही जाएगा, इनका रेशियो भी निकल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आकर के क्या है, अगर हम देखें तो पहली दोनों सेम काइंड है, यस, तो उनका रेशियो तो निकाल सकते हैं। ये दोनों भी सेम काइंड है, यस, इनका रेशियो भी। उसके बाद हमें देखना था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब वो आ गया तो हमारा क्या हो गया? यहां पर प्रोपोर्शन में हो गया। तो पॉइंट ये होता है कि चारों यूनिट सेम काइंड है तो भी हम चेक कर सकते हैं, और उनके अगर पेयर सेम काइंड है तो भी हम चेक करेंगे। एक एग्जांपल और लास्ट, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से। एग्जांपल नंबर 4, अगर मैं ये कह दूं 2 kg 3 kg और बाद में मैंने बोल दिया 8 लीटर एंड 12 मीटर, 8 लीटर एंड 12 मीटर। अब आंसर ए यस, बी नो, सी नॉट पॉसिबल, ये कांट बी डिटरमिन्ड, कुछ भी कह सकते हो। अब इस केस में क्या होगा? इन दो का रेशियो तो हम निकाल सकते हैं, यानी पहला रेशियो तो मिल गया, बट यहां ये लीटर है और ये क्या है? इसका रेशियो ही हम नहीं निकाल पाएंगे। तो जब रेशियो नहीं निकाल सकते तो हम उनकी इक्वलिटी कैसे चेक करें? और इक्वलिटी चेक नहीं हो सकती तो आंसर क्या रहेगा? नॉट पॉसिबल। क्या अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं? ठीक है, चलो मैं फिर से, कुछ बच्चे लेट हो गए, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, थोड़ा सा फास्ट में, नोट कर लो। अब आप नहीं फंसोगे, अब एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए जी, क्या बताया था मैंने? जो लेट आए बच्चे देख लेंगे, वैसे तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी शायद अपलोड हो रही है, आई थिंक हो रही है, मेरे अलावा सबकी, क्योंकि मुझे एडिट कराना पड़ा। पिछली बार में तुमने इधर भी बुलवाया उधर भी बुलवाया, इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एडिट करना में मेहनत लगती है। सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, कोई गंदी बात नहीं। ठीक, प्रोपोर्शन, इट इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इसे कह देते हैं प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। ठीक,
यहां पर मैंने मेथड 1 मतलब पहले तरीका रीड करने का, A is to B is to C is to D, तो बाहर वाली दोनों टर्म को कहते हैं हम एक्सट्रीम्स, बीच में जो टर्म्स है उनको कह देते हैं हम, अब यह मीन का मतलब वो नहीं है एवरेज, या मीन का मतलब है मिडल टर्म्स, मीन का मतलब क्या है यहां पर, मिडल टर्म्स। तो यहां पर क्या कहता है, रेशियो लिखें तो A to B को कैसे लिखेंगे, A by B इक्वल C by D, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया हमारा, AD इक्वल्स टू BC, और A और D हमारे क्या थे, एक्सट्रीम, इसलिए हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। दूसरा क्या किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ मींस। अगर ये सेम आया तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, नहीं आया तो सर प्रोपोर्शन में नहीं है। बट हमने अभी ये समझा, डेफिनेशन तो सीधा क्या दे दी, कल पहले ये रेशियो भी तो निकले भाई, पहली दो क्वांटिटी सेम काइंड तो हो, अगर वो सेम काइंड होगी तो रेशियो निकल जाएगा, बाद वाली दोनों सेम काइंड होंगी तो उनका भी रेशियो निकल जाएगा। उस रेशियो को हम इक्वल रखेंगे, ना कि क्वांटिटीज को रख रहे हैं, हम किसको रख रहे हैं, रेशियोज को। दूसरा मेथड में मैंने बताया था इनको रीड कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर के हिसाब से, पहला फर्स्ट लिख दिया, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, इस तरीके से भी हम इनको रीड कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल एकदम सिंपल था, उसमें मैंने क्वांटिटी ही नहीं ली, नंबर्स लिए, आपने जस्ट क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपने ट्राई किया, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में हमने चारों सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी ली, तो भी रेशियो इनका निकल सकता था, हाँ सर 3:4 आता, इसका रेशियो 5:10 आता, पर मैंने डायरेक्ट लिखा है 3:10 4:5, क्योंकि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन जब मेरा ये आ जाएगा फिर मैं इसमें भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं समझाने के लिए लिखा था, लिखेंगे एग्जाम में हम सीधा क्या, इनका रेशियो निकल ही सकता है, इनका भी रेशियो, तो 2:12 यानी 24, 3:8 यानी कि 24, 24 इक्वल्स टू 24, इसलिए ये भी प्रोपोर्शन में है। बट लास्ट वाले में पहले का रेशियो तो निकाल पा रहे हैं, बट बाद वाले दोनों का रेशियो ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें नॉट पॉसिबल, कांट बी डिटरमिन्ड, जो भी आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ आ गई है, ठीक। सर ऐसा भी हो सकता है कि पहला भी रेशियो ना निकले, यहां भी दोनों अलग दे दे, ये भी दोनों अलग दे दे, हो सकता है, तब भी हमारा आंसर क्या रहने वाला है, नॉट पॉसिबल। पहले दोनों रेशियो बनने चाहिए, फिर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। चलो अब एज यूजुअल कुछ फॉर्मूले नोट में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। अगर हम देखें नोट क्या कहता है, ईदर ऑल 4 क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, ये होना चाहिए, और क्या हो सकता है, फर्स्ट 2 मस्ट बी ऑफ सेम काइंड एंड लास्ट 2 मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। तो ये तो बात समझ ही आ गई चारों एग्जांपल में, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, या डायरेक्ट भी समझ आ गई तो याद भी रहेगा ये बात। तो या तो चारों सेम होनी चाहिए या पेयर में तो सेम होनी ही चाहिए। क्लियर होता है। आते हैं इसके फॉर्मूलाज पर। पहला फॉर्मूला, if A, B, C are in proportion, then अब ये A, B, C तीनों प्रोपोर्शन में दिए हैं, तो मिसिंग क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, किसको मिसिंग मानोगे, फोर्थ को। सर हमें कैसे पता चला, हम फर्स्ट को भी तो मान सकते हो सकता है लास्ट वाले 3 दिए हो, ऐसे होता है क्या, अगर होता तो कहता लास्ट 3, अगर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। नहीं कुछ बोला है तो मतलब वो ऑर्डर में, अगर स्पेशली बोल दे ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो मिसिंग कौन सा हो जाएगा उस केस में, सेकंड। कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब ये ऑर्डर में गिवन है। अरे बात समझ आती है। तो अब ये सोचो मिसिंग कौन सा हुआ इसमें, फोर्थ। अगर मैं इसको लिखना चाहता तो मैं क्या लिखता, A बाई बी इक्वल्स टू C बाय, ऐसे लिखता। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करूं तो फोर्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC अपॉन में कितना, यही आएगी, यानी बाद वाले 2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ये क्वेश्चन बना। सर ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो क्या फर्क पड़ता है यार, 2 बीच वाले दिए ना,
और इसके साथ वाला गायब है, तो पहले इन्हीं का प्रोडक्ट कैलकुलेटर में डालते, डिवाइड किससे कर देंगे? मैं तो एंड, अभी तो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, एंड में तो बिना फॉर्मूले के कर देंगे हम, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ सकता है, मान लो अलजेब्रिक दे दिया तो फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं फॉर्मूले बता रहा हूं। तो क्या पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ? क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आप ही के मॉड्यूल का, पहले नोट कर लिया फॉर्मूला नहीं है? ये वाले केजी में दे देता दोनों। ये तो रेशियो तो बना ही नहीं ना कोई भी। ये पेयर, पहले वाले पेयर मेरे सेम काइंड होने चाहिए और बाद वाला पेयर भी सेम काइंड होना चाहिए। टू केजी एंड 8 लीटर्स, आप ये कह रहे हो 2 केजी एंड 8 केजी? वो तो एग्जांपल हमने लिया ही है, ये वाला, ये तो लिया है ना, ये तो मैंने कहा ही था। क्योंकि देखो अलग बात है प्रोपोर्शन में नहीं, ये तो प्रोपोर्शन में आ गए ना भाई, इनका रेशियो हम निकाल सकते थे, निकाल लिया, इसका भी रेशियो निकाल सकते थे, निकाल, और हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल आ गया। मैंने ये बोला था या तो चारों सेम होनी चाहिए तो भी चल चेक कर सकते हैं हम, नहीं तो हमें फर्स्ट टू एंड ये वाले दोनों पेयर वो सेम काइंड होने चाहिए। मतलब ये केजी में तो दोनों ही केजी में हो, ये लीटर है तो दोनों ही लीटर। और जब ये एग्जांपल लिखा तो मोस्टली ने क्या कहते हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों? उन्होंने सोचा ये केजी और ये क्या है, लीटर, आपने ये सोचा। बट डेफिनेशन क्या कहती है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। तो हम रेशियो कब निकाल सकते हैं? रेशियो की डेफिनेशन क्या कहती है, जब सेम काइंड ऑफ यूनिट हो, और ये तो दोनों सेम काइंड है या नहीं है, और ये दोनों भी सेम रेशियो। अभी रेशियो की क्लास नहीं ली है ना, हाँ तभी तो रेशियो की डेफिनेशन भी है ना, पुराना वाला रेशियो यही कहता है, रेशियो कहता है बिटवीन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी विच आर इन सेम यूनिट। मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, मान लो यहाँ केजी यहाँ ग्राम दे दे, तो उसका रेशियो निकालने के लिए आप जानते हो केजी को भी किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम पे। वो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा इसलिए मैंने भी लिया, बट कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए मैंने सेम काइंड ऑफ यूनिट ली। इन केस वो सेम काइंड यूनिट नहीं, सेम यूनिट में नहीं है तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है भाई। केजी हम जानते हैं, केजी 1000 ग्राम्स होता है, तो इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, पहला फॉर्मूला क्लियर। क्वेश्चन देखिए, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8। नजर आ रहा है कि नहीं? फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8। तो हमें क्या करना चाहिए, 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर हो जाएगा। और ये काम हम, जिसको टेबल अच्छी आती है ठीक, नहीं तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे। आंसर कितना आ गया, 12। तो अगर आपको फॉर्मूला पता था तो भी आप यूज कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप क्या करते, भाई लास्ट वाला ही तो मिसिंग है, जिस पेयर में से मिसिंग है वो तो डिवाइड में जाना है। सिंपल सोचो, ये 4 वैल्यू थी हमारी, मैं कह रहा हूं अगर इसमें से कोई मिसिंग हो जाए तो ये इसके अपोन में जाएगा ना, और मान लो इन दोनों में से कोई मिसिंग हो तो वो दूसरा नंबर इसके अपोन में जाएगा। हमने कौन सा मिसिंग किया था, 4th, यानी डी मिसिंग है तो ए तो अपोन में ही जाएगा ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, नहीं फॉर्मूला याद है तो आप क्या लिखते, मैं बता देता हूं दोनों। कई बार बच्चा कहता है सर फॉर्मूला तो दिमाग में आया ही नहीं था, भाई आप क्या करते, 4, 6, 8, और यहां पर क्या ले दोगे, फिर जो सा मिसिंग है उसको वही लिखोगे ना। तो आपका मिसिंग हुआ ये, तो आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इन इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो होता क्या, 6 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू 4। तो ये इसके अपॉन में आ गया या नहीं? मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो पॉइंट समझ आ गया या नहीं आया, कि जो भी मिसिंग जिस पेयर में से, अगर एक्सट्रीम में से मिसिंग है
तो एक्सट्रीम वाला जो एक नंबर दिया है वो किसके बीच में अपॉन में चला जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मान लो मीन्स में से मिसिंग है तो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट में मीन्स का चला जाएगा। एग्जाम्पल देखो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 23 देखो पहले। 23 क्या कह रहा है बताओ। देखो क्या कह रहा है इसमें, पहली टर्म दी है, दूसरा भी दे दिया, मिसिंग कौन सा है, तीसरा, और चौथा भी दिया। अब बताओ मिडल वाले मींस वाले पेयर में से मिसिंग है या एक्सट्रीम में से, मींस में से। तो हमारा काम क्या था, दिस इंटू डिवाइड क्या कर देंगे 16। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, फिर एग्जाम में ऐसा ना हो इसको लिखने की जरूरत पड़े, यही मैंने बोला। तो आप क्या करते, कैलकुलेटर पर टाइप सीधा 12 इंटू 20 डिवाइड 16, आपका आंसर कितना आ गया 15। क्या ये बात समझ आई या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, 24 में कौन सा मिसिंग है, सेकंड मिसिंग है। हमारा काम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 9 ही करेंगे। कैसे टाइप करेंगे इसको, 4 इंटू 13 एंड हाफ को क्या टाइप करेंगे 13.5। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 13.5 डिवाइड कितना 9, कितना आंसर मिल गया, आ गया आंसर। ये सारे क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के मैक्सिमम। फिर आप ऐसा ना हो इसको लिखो, कौन सा मिसिंग है ये सोचो। तो मैंने क्या बोला था, जो हमारे लिए मेन बात थी इसमें कौन सी वाली, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसी पर हम क्वेश्चन कर देते हैं। अगर फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप डायरेक्टली ही कर सकते हो। अरे क्लियर हुआ। चलो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं जी, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 देखो, the third proportional to AB। अब इसमें कितने मिसिंग है, पूछा कौन सा है, थर्ड। दिए हैं 2 और पूछा है थर्ड, तो सर फोर्थ तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है ना। यहीं पर एक नोट डालेंगे, एक होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर A बाई बी लिखा है तो फिर ये B से ही कंटिन्यू होगा, B बाय। पहले कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब समझ आया। अगर उसने 2 टर्म दी हैं और तीसरा पूछ रहा है अंडरस्टूड है, हम चौथा भी तो नहीं पता ना, तो ये अंडरस्टूड है, ये किस में रहे होंगे, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। अब सोचो, ये तो मतलब समझ आ गया कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आए, अरे बोलो। तो अगर मैं या इसको ऐसे लिख सकता हूं, A:B:C, ये हुआ फर्स्ट और ये दोनों ही सेम है तो इसको कहते हैं हम सेकंड। तो थर्ड कहां पर चला गया बताओ, फोर्थ के प्लेस पर। थर्ड कहां पर जाएगा, फोर्थ के प्लेस पर। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम समझें तो क्या होता, A:2B:B:2 क्या लिखते हैं हम, यहां तो थर्ड ही लिखूंगा ना, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना अब। तो अब बताओ मेरे लिए क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो A इंटू थर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, B इंटू B स्क्वायर। तो थर्ड कितना आया बताओ जरा, B स्क्वायर अपॉन में A। यही फॉर्मूला है थर्ड प्रोपोर्शन का, हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन में A। क्या कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया, ये पॉइंट मैं अलग से भी बता सकता हूं, लेकिन इस पॉइंट की जरूरत कहां पड़ती है, हमें इसमें ही जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं मैं इसको। समझ आई बात नहीं। तो अगर 2 ही टर्म प्रोपोर्शन में दी हैं, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोपोर्शन में कितनी टर्म होती है, 4, सिर्फ 2 दी, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में है। ये अंडरस्टूड है, वो कान में नहीं बोलेगा आकर के कि भैया मैंने 2 टर्म दी है इसलिए तू कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन मान। ये अंडरस्टूड, अगर 2 ही टर्म दी है तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन
है, यानी जो मिडल टर्म है, ये जो बाद वाली दी है, ये कितनी जगह लिखी होगी? 2 जगह। अरे यार अभी तो समझ गए। तो फॉर्मूला नंबर 3 समझ आ गया या नहीं? अब ये फॉर्मूला 3 याद है तो ठीक, नहीं तो 2 टर्म जैसे देते आप समझ जाओगे खुद ही, यानी ये वाली टर्म क्या हो गई? रिपीट, और ये रिपीट हो रही तो इसी का क्या होना है? स्क्वायर। अरे गेटिंग और नॉट? तो तीसरा फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। अब इसका क्वेश्चन देखें, नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 18। अब फॉर्मूला क्या कहता है? बाद वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो 18 का स्क्वायर आता है निकालना? कैसे करेंगे? 18 इंटू इक्वल डिवाइडेड बाय 12। आपका आंसर कितना हो गया? 27। क्या क्लियर हुई बात या नहीं? सर अगर फॉर्मूला याद नहीं होता, 2 टर्म दिए, तो आप क्या करते? 12 डिवाइड 18 इक्वल्स टू 18 बाई क्या लिख दोगे? थर्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं फॉर्मूला याद है तो। मैंने तो पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए तो समझा है कि अगर एग्जाम में नहीं फॉर्मूला याद है तो आप क्या करते? a बाई बी इक्वल्स टू बी बाय थर्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा? आसान है, मुश्किल है? पर फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। जैसे ये दिए, यही क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन डायरेक्ट ही आया हमेशा, एज इट इज आता है। डिजिट चेंज कर देगा बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं करने वाला है। क्या दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? तीसरे पर आए। बोलो। अब एक बात बताओ, ये इसमें जो b है भाई, इन दोनों को मैं क्या बोल रहा था? एक्सट्रीम। इसको क्या बोल रहा हूं? मीन्स। ठीक है, तो तीसरा जो फॉर्मूला है वो है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल। बिटवीन a एंड b, a कोमा b। दो ही टर्म दी प्रोपोर्शन की, पहले तो ये समझो। तो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन रहा होगा। पूछ क्या रहे हैं हम? मीन प्रोपोर्शन। अब बताओ ये b मिडल में आएगा या एक्सट्रीम हो जाएगा? अगर मैं मीन ही पूछ रहा हूं तो ये मीन तो हो नहीं सकता, फिर ये क्या रहा होगा? एक्सट्रीम। यानी इसके लिए मेरा क्या मतलब रहा होगा कि ये a है और ये क्या है? b। तो बताओ ये वाला तो गायब है ना, तो इसको क्या मैं मान लूंगा? सेकंड। नहीं समझे? बिटवीन a एंड b है। मैं फॉर्मूला इधर ड्राइव कर दूं फिर एंड में लिख दूंगा। यानी ये मुझे अगर मीन पूछा है तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट है और ये वाली वैल्यू क्या है? अगर मीन ही मुझसे पूछ रहा तो मीन तो दिया है नहीं, तो यहां पर मैं क्या लेता? सेकंड। और यहां पर भी क्या लूंगा? क्या यही करूंगा या नहीं? अब बताओ क्या होता? ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेकंड का। तो बताओ सेकंड की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? अंडर रूट। यही बनेगा या कुछ और बनेगा? यही बनने वाला है ना। इसलिए इसका फॉर्मूला जो हो गया मीन प्रोपोर्शन का, इन शॉर्ट में उसको एमपी बोलता हूं, वो हो जाएगा अंडर रूट ए बी। देखो अगर ये बात समझ आ गई, वेल एंड गुड। नहीं समझ आई तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला चैप्टर 6 एंड चैप्टर 14 दोनों में फिर से आएगा, बट वहां इसको बोलेंगे हम जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। तो इस फॉर्मूले को तो वैसे भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल सकते। नहीं समझ आया? फिर से रिपीट करूं मैं कि अगर उसने पूछा मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी, मीन का मतलब मिडल वैल्यू, और मैंने अभी बोला था अगर दो ही टर्म दिए तो कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन तो उधर है, और मीन पूछ रहा है, यानी ये वैल्यू क्या रही होगी? फर्स्ट। और ये क्या रही होगी? ये तो अंडरस्टूड है ना। तो मैंने वही लिखा, ये फर्स्ट लिख दिए लास्ट, और दोनों अगर दो ही टर्म दी थी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों में? सेम। तो अब अगर हम इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगाएं तो यही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं? मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। समझ आ गई बात? नहीं तो 3 फॉर्मूले यहां पर हैं, ये नोट करो, फिर इसका क्वेश्चन भी करते हैं।
पहले अगर 3 टर्म दी, चौथा ही पूछेगा वो, तो क्या करोगे, बाद वाले 2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। 2 टर्म दी हैं, थर्ड पूछिए, तो बाद वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट। और अगर 2 टर्म देकर के आपसे क्या पूछ लिया, मीन प्रोपोर्शन, तो उन्हीं के प्रोडक्ट का अंडर रूट। इन शॉर्ट आप ये भी समझ सकते हो। क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन देखें, नोट कर लिया, पूरा हो गया नोट, नहीं भी, चलो नोट कर लो पहले। ऊपर वाला नोट हो गया था, ठीक है, ये क्या, आज आपकी शायद लॉ की क्लास नहीं है, है? मुझे जो बताया गया कह रहे हैं कि लॉ की क्लास नहीं है। चलो बता देंगे, मुझे जो अभी तक इंफॉर्मेशन है। चलो नोट हो गया बेटा, ये क्वेश्चन पर आए। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका क्या कहा उसने, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। करना क्या था बताओ, 3 फॉर्मूले 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन 25, तो मीन प्रोपोर्शन आप क्या करते हैं, अंडर रूट में 25 इंटू 81, यही करेंगे। कैलकुलेटर पर कैसे करते हैं देखो, 25 इंटू 81, ये टाइप कर लिया हमने। अरे बोलो, अब अगर मैं रूट प्रेस करूं, उसके बाद अंडर रूट ही प्रेस करना है ना। आंसर कितना आ गया, क्या आंसर 9 आना चाहिए था, आंसर तो कुछ और आना चाहिए था। मैं इसलिए गलती कर रहा हूं ये। अंडर रूट का बटन जब भी आप प्रेस करोगे, इक्वल करने के, कैलकुलेटर कहता है कि जो मुझे नजर आ रहा है मैं उसी का रूट निकाल दूंगा। 25 इंटू 81, कैलकुलेटर पे क्या नजर आ रहा है, स्क्रीन पर, तो रूट वाला जो बटन लेता है वो उसको लेता है जो स्क्रीन पे नजर आएगा। जैसे ही हम इक्वल करके रूट प्रेस करेंगे, पूरा नंबर आ गया था ना इक्वल करने के बाद, अब वो रूट लेगा पूरे नंबर का। अभी समझ आ गई बेटा, तो रूट वाला बटन आप कब प्रेस करोगे, जब इक्वल कर लोगे, कभी अगर करने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। बाकी काम करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रूट उसी को लेता है जो स्क्रीन पे नजर आता है। समझ आ गई बात। चलो जी, 4 फॉर्मूले थे, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ गया ना। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर, या पहले कुछ क्वेश्चन कर लें फिर प्रॉपर्टीज बताऊं मैं। कुछ क्वेश्चन कर लें, थोड़ा सा दिमाग में तो जाएगा कि कर क्या रहे हैं हम। हालांकि जो मैंने अभी तक बताया सिंपल सी बात है, एक प्रोपोर्शन चेक करना तो पहले क्या बनाएंगे हम, रेशियो। अब अगर रेशियो बन गए, रेशियो बनाने की कंडीशन क्या है, जिनका रेशियो निकाले वो क्या होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, तो ही रेशियो निकल सकता है। बट उसके बाद जैसे रेशियो बन गए तो हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, अगर वो इक्वल आए तो हम कह देंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, और नहीं आए तो दे आर नॉट इन। लेकिन अगर रेशियो ही नहीं निकाल पा रहे तो हम कह देंगे कांट बी डिटरमिन, या नन ऑफ दी, जो भी ऑप्शन गिवन होगा उसमें। समझ आ गई बात। उसके बाद हमने फॉर्मूले पढ़े 3, क्या, अगर हमें 3 ही टर्म दी है और कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलते हैं वो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तो कौन सी मिसिंग होगी, फोर्थ, तो हम प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, फर्स्ट। यही बताया था मैंने फॉर्मूले में, इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अगर हमें 2 ही टर्म दी और तीसरा प्रोपोर्शन पूछा है, जैसे ये दे दी, थर्ड पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, बाद वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट। क्यों करते हैं वो भी मैंने समझा दिया, पर क्यों करते हैं इसमें समझ आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ आया
फॉर्मूला तो समझ आ गया ना। बस जिनको समझ आ गया कि क्यों करते हैं वो तो मैंने समझा दिया, नहीं समझ आया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। और तीसरा, अगर हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा, जिसको इन शॉर्ट हम एमपी और आगे वाले चैप्टर्स में बोलेंगे इसको जीएम, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, तब हम क्या करेंगे, जितने नंबर दिए, 2 नंबर दिए हैं, इसमें 2 ही देता है, वहां ज्यादा भी देगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट। 3 ही फॉर्मूले बताए मात्र, ठीक। आइए जी एक्सरसाइज में, तो पहले 3 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी पहले दोनों तीनों में समझ आ गए। चौथा क्वेश्चन देखो जरा एक बार, और पहले चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके, फर्स्ट 4 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें पहले रीड करना है इस क्वेश्चन को आराम से, और फिर मुझे यह बताना है कि प्रोपोर्शन का कौन सा नंबर मिसिंग है। मैं हिंट भी दे रहा हूं, फोर्थ में कौन सा नंबर मिसिंग है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। सेकेंड मिसिंग है। द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26, एक नंबर जिसका रेशियो 26 से, दैट 6 हैज टू 13। अब कौन सा मिसिंग है, कोई एक नंबर है उसका रेशियो 26 से वही है, कोई नंबर मैं x मान लेता हूं, ठीक है, उसका रेशियो 26 से वही है जो 6 का किससे है, 13 से। और उसने क्या कह दिया, ये अब कुछ नहीं बोला, 4 नंबर दे दिए, 2 पेयर बना दिए, इसका मतलब 2 रेशियो दे दिए ना। इसमें कई वर्ड प्रोपोर्शन का आया नहीं आया, लेकिन 2 रेशियो तो आ गए ना। अब 2 रेशियो आए तो उनको क्या रख देंगे हम। अब बताओ कौन सा मिसिंग था इसमें, कौन सा मिसिंग है, इसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट वाला। नहीं समझ आ रही है। अब अगर मैं लैंग्वेज चेंज करूं, 26 has same ratio to a number that 6 has to 13, कौन सा मिसिंग है, नहीं समझ आई। रेशियो में लैंग्वेज क्या बोली, 26 has same ratio to a number that 6 has to, क्या लैंग्वेज से समझ आ रहा है किसको मिस कर रहा हूं मैं। और मान लो मैं ऐसे कह दूं 26 to 12 has same ratio to a number which to 13, तो कौन सा मिसिंग किया मैंने, क्या लैंग्वेज पढ़ के समझ आ जाएगा नहीं कौन से को मिस कर रहे हैं हम। देखो जिसमें, अब मैं ये तो मैंने लैंग्वेज से बोल रहा हूं, सिंपल सोचो, 2 का मतलब क्या होता है, रेशियो, नंबर टू 26, यानी ये उसका क्या रहा होगा, एंटीसीडेंट, दैट 6 to 13, जो पहले लिखा है 2 से उसको क्या कहते हैं हम, एंटीसीडेंट, जो बाद में लिखा उसको क्या कहते हैं। अरे इतनी बात तो समझ आती है ना। तो आप ये सोचो, अगर ये 2 पहले, 2 के बाद नंबर लिखा तो ये क्या रहा होगा, उसका कॉन्सिक्वेंट, यानी इससे पहले क्या रहा होगा, एंटीसीडेंट। इसमें तो दोनों ही दे दिए, मान लो यहां दोनों दे दे और ये वाला मिसिंग कर दे 2 13, तो कौन सा मिसिंग कर दिया हमने, थर्ड वाला। हो सकता है ये दोनों दे दे और या वाला दे दे, यहां क्या कर दे 2a नंबर, ऐसा तो बोलता 2a, तब कौन सा मिसिंग हो जाएगा, फोर्थ। इस क्वेश्चन में चेंज करेगा, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी वो 2-3 बार पूछ चुका है। अब इसमें क्या करेगा, नंबर यही रखेगा, बट जो यहां लिखा ना 226, तो वहां लिख देगा, जैसे इस वाले को मिसिंग कर देगा, कोई भी यहां नंबर लिख देगा। जैसे इसका आंसर आई थिंक कितना आता है, जरा चेक करो एक बार कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो क्या लिखेगा, 12 हैज सेम रेशियो टू ए नंबर दैट 6 हैज टू 13। बताओ कौन सा मिसिंग किया मैंने, सेकंड वाला। या वो कह देगा 12 हैज सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू ए नंबर,
कौन सा मिसिंग कर दिया? 4। अरे यार अभी तो पकड़ लोगे ना, ठीक। तो इसका आंसर मिल गया सबको। तो हमने क्या किया, चाहो तो वैसे तो इससे कैंसिल हो गया, इतना लिख लिया, तो आगे आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है? 12 हो गई है। एक्स की वैल्यू 12। एग्जाम में जो चेंजेस होते हैं, हम जो कई बार कहते हैं ना कि जो मैं कहता हूं 60-70% तो एज इट इज आएगा, जो हम एकदम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन में वो चेंज करता है। वो चेंजेस क्या होते हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, वो चेंजेस यही होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी। अब कुछ बच्चे जो रटने वाले हैं, उनको क्या नंबर याद रहते हैं, ये 26, 6, 13। अब 4-5 बार प्रैक्टिस करके जाता है बच्चा, तो अगर समझ के नहीं करोगे, पता लगा उसने छोटी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, आप फिर भी वही आंसर 12 लिख के आ गए। पहले ये तो देखने पड़ेगा मिसिंग कौन सा कर रहा है, उसी के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले चारों क्वेश्चन पर आप क्या लिख लेंगे? इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखो जरा, ये कह रहा फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, कितने नंबर दे दिए? 1, 2, पूछा कौन सा है? फोर्थ। तो अंडरस्टूड है, ये वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे होंगे। अब जब दोनों ही मिडल आ गए, तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? 2a। अभी तो फॉर्मूला बताया था ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जी? 2a ए स्क्वायर एंड सी में कौन सा मिसिंग है? फोर्थ वाला। तो हमारा काम क्या था? इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? फर्स्ट। ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी? फोर्थ प्रोपोर्शन की। एक ए से एक कटेगा तो बचेगा कितना? AC अपॉन में, यार इतना अलजेब्रा सबको आता है या नहीं? इस ए से इस ए को काट सकते हैं तो पावर कितनी बचेगी? 1। काटने का मतलब ये पावर जाकर के माइनस हो गई। इतना अलजेब्रा आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आता है। अगर नहीं आता तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडाइसिस है, फिर वहां डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डिवीजन में पावर क्या होती है? सबट्रैक्ट। तो 2 - 1 कितना बचता? 1 ही बचता। तो कट कर दो या डायरेक्ट लिख दो, एग्जाम में तो कोई पूछने वाला नहीं है कि कट किया है कि माइनस किया था। पता तो होना चाहिए कि हाँ ये करते हैं, क्यों करते हैं। समझ आ गया? बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1/2, 1/5, सॉरी 1/3, 1/5 एंड 1/x। वो कह रहा है आर इन प्रोपोर्शन। ये किस में है? तब उसने कहा फाइंड x। अब बताओ, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होना चाहिए यहां? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पहले करो तो कितना? 1 में 2x। इनका प्रोडक्ट 1 में, बताओ x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। यही आएगी, कुछ और आ सकती है? 7.5 या 50, इन्होंने 15/2 ही दिया, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, डेसिमल में देगा तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हमसे पूछा है 12x² एंड 27y² का मीन प्रोपोर्शन। क्या पूछा है? पहले खुद से निकालो जरा ये वैल्यू। तो क्या होता? 12x² इंटू 27y²। अब बताओ, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है या नहीं? तो x बाहर आ जाएगा, y² से रूट भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? अब जो नंबर बचे इनका क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर लाने लगे हैं सब लोगों ने ही, सो अपने कैलकुलेटर पे ट्राई करो बेटा। 12 इंटू 27 इक्वल करने के बाद रूट या डायरेक्ट रूट? इक्वल करने के बाद रूट। तो आंसर कितना आ गया? 18xy। समझ आ गई बात? मेरा मासूम सा सवाल, मान लो वो ऐसा दे देता 12x की पावर 4 और 27y की पावर 6। इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ जरा। नंबर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 18 ही आना है।
x की पावर 4 है, रूट कितनी पावर खत्म करेगा इसका? भाई आप क्या लिखते हैं, 4 इंटू रूट का मतलब कितना होता है 1 बाय, तो 2 2 जा, यानी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, y की पावर कितनी है 6 इंटू 1 बाय, कितना कैंसिल हुआ, y की पावर कितनी आ जाएगी? यार इतना एल्जेब्रा तो आता है या नहीं पावर्स में, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, और पावर जो भी होती है वो होल पावर जो होती है मल्टीप्लिकेशन में आता है। हालांकि मैं इंडाइसिस में फिर से समझाऊंगा बहुत डीप तरीके से, अभी इतना तो आता ही है मेरे हिसाब से, ठीक, तो इतना चेंज वो कर सकता है एग्जाम में। हो गया, क्वेश्चन 8 9 हम कर चुके हैं, देख ये हम रेशियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और यहां तो बहुत अच्छा खासा ज्ञान दिया था मैंने ना क्वेश्चन नंबर 8 पर, फिर वो डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं। रेशियो, अब मैंने बताया था ना इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन फॉर्म, इसी से हमने क्या लिखी थी, रेशियो फॉर्म। लेक्चर मिल जाएगा बेटा, जिनकी पहली क्लास है वो लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर, नहीं तो हमारी ऐप पे तो मिलना ही है, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो मेरे हिसाब से मैंने उस क्लास में 2 ही क्वेश्चन कराए, ठीक है, एक इसके क्वेश्चन जितने भी केसेस बनते थे वो डिस्कस किए थे, और बाकी 9 उसी के जैसा था। अरे बोलो 10, आप पर आइए, 10 और 11 दोनों एक जैसे हैं, एक बताता हूं मैं, एक बार देखो 10 क्या दिया, P बाय Q इक्वल टू R बाय इक्वल टू 2.5 डिवाइड 1.5, और हमसे पूछा क्या है, T इंटू एस इज टू Q इंटू R। क्वेश्चन समझ आ गया? नंबर 10 पर आइए, हमें जो दिया था उसने दिया था P बाई क्यू R बाई एस 2.5 अपॉन में 1.5। सबसे पहले बताओ ये डेसिमल हट सकता है या नहीं, 5 3 जा 5 5 जा, कितना हो सकता है? अब देखो मैं पहले पूरा समझा दे रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट, ये तीनों इक्वल हैं, तो बताओ P बाई क्यू के इक्वल क्या होगा, 5/3 होगा या नहीं, और ऐसी R बाई एस के इक्वल भी क्या होगा, कितनी बात समझ आती है? रेशियो में हम पढ़ के आए, अगर ये P बाई क्यू 5/3 है तो P की वैल्यू कितनी रही होगी, और Q की वैल्यू, ये आ रही है समझ या नहीं? नहीं आ रही तो ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां, तो P अपॉन में 5 और Q अपॉन में कितना हो गया, ये पूरा डिटेल समझा रहा हूं, एंड में शॉर्टकट ही करेंगे, तो समझ आ रहा है? हमने यहां से क्या समझा, चाहे जितनी भी वैल्यू इधर दी हो, न्यूमरेटर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, न्यूमरेटर्स की, और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू किसके होगी, यही समझ आया यहां से, या कुछ और आया? भाई P की वैल्यू 5 है, ऐसे ही R की वैल्यू कितनी होगी 5, तो P और R दोनों की वैल्यू कितनी है 5, Q और S की वैल्यू कितनी है, अगर हमें वैल्यू मिल गई, दूसरा क्वेश्चन एक और आता है इसमें, हाँ जो हमसे पूछा है वो पूछा क्या था, PS इज टू QR, मैंने कहा था अगर यहां इक्वल नहीं है तो ये क्या एक एक्सप्रेशन, अरे बोलो हाँ है ना, तो मैंने कहा था एक्सप्रेशन में हम कुछ k या x मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो बताओ p की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, s की वैल्यू 3 इज टू q की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 5, 15 इज टू 15, या उसको क्या कह सकते हैं 1:1, ये मेरा आंसर हो गया। अब मान लो यहां एक x अपॉन वाई में और लिख दें, तो आप समझ गए ना, न्यूमरेटर्स की वैल्यू किसके इक्वल, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू किसके इक्वल है, डिनोमिनेटर की, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा वहां पर वो जाकर के वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देनी है। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे अब या नहीं, सेम है बिल्कुल, तो 11 आपका होमवर्क है। यहां 2 वैल्यू दी है, हो सकता है एग्जाम में 3 कर दे, x अपॉन में y, और ये एक्सप्रेशन किस में बना देगा, फिर पी क्यू आर एस एंड एक्स वाई में, तो जो जहां दिया उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे।
अरे क्लियर होता है नहीं? नंबर 12 नोट हो गया था ये? नहीं नोट हो गया? अभी समझाने के लिए इतना बड़ा है, क्या एग्जाम में कुछ लिखने की जरूरत पड़ती है? इतना समझ आता है कि पी की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 3, 5 3 जा 15, इधर से देखा 15, 15 15 कितना होगा 1:2, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझाने के लिए। 12 देखो, 12 में दिया है 5x माइनस के 3y अपोन में 5y माइनस के 3x इक्वल टू दिया 3/4, और हमसे वैल्यू पूछिए x इज टू वाई बताओ। एक तरीका कि आप ऑप्शन से x इज टू वाई की वैल्यू निकालो और यहां पुट कर दो और वेरीफाई कर लो, ठीक। दूसरा तरीका इसको सॉल्व कर लो, जिसमें टाइम कम लगे वो आप करो, ठीक है। अगर लगता है तो वेरीफाई। ऑप्शन ए मैं दे देता हूं कितना है 2:9, बी की वैल्यू 7:2, सी की वैल्यू 7:9 और डी है नन। अब मान लो मैं x को क्या ले लूं 2, तो 5 2 जा, अरे बोलो 10, माइनस के कितना 27, ये तो निगेटिव आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ रही है पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि आरएचएस में क्या है पॉजिटिव है ना, नहीं समझे? तो ये ऑप्शन तो मेरा डायरेक्टली रिजेक्ट। इसमें 7 5 जा 35 माइनस के 6, 35 माइनस 6 कितना हो गया 29, अरे मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूं 29, और यहां से देखें तो कितना आएगा 10 माइनस की कितना, ये फिर निगेटिव आ गया ना 10 माइनस 21, यानी ये भी नहीं होना था, डिनोमिनेटर इसका भी। अब यहां देखें न्यूमरेटर में 5 7 जा 35 माइनस के 9 3 जा 27, तो कितना हो 35 माइनस 27 8 ना, और डिनोमिनेटर में देखें 9 5 जा 45 और 21, 45 माइनस 21 24, क्या ये तो हमें कितना मिल गया 1:3, मिलना कितना चाहिए था, यानी ये भी आंसर नहीं है। अरे बात समझे नहीं? मैं दूसरा बता रहा हूं, मैं इसमें सॉल्व वेरीफाई करने की सलाह दूंगा ही नहीं। रीजन भी बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ होता है नहीं क्वेश्चन में, अरे बोलो हाँ है ना। अगर मैं एक ही स्टेप लिखूं 4 5 जा 20x माइनस के 12 इक्वल्स टू 15y माइनस के, तो मुझे पता कितने होंगे 29x होंगे और 27, बताओ x अपॉन y कितना होगा मेरा 27 अपॉन में 20। अब मुझे टाइम किस में कम लगा, मैं जो हर बार बार फोकस करता हूं ना, हमें जब कैलकुलेशन इतनी सिंपल है, अगर यहां स्क्वायर वगैरह कुछ और डाल दे, इसको बहुत बड़ा कर दे फंक्शन को, तो मैं वेरीफाई करने के लिए जाऊंगा। लेकिन जब इतना आसान सा दिया है तो मेरा एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा या मुझे और भी स्टेप लिखने पड़ेंगे? एक स्टेप लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस के थ्रू समझ आ जाती कि कहां मुझे वेरीफाई कर लेना चाहिए, कहां मुझे हालांकि विद इन मिनट फिर भी हो जाएगा, लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो 10 5 20 सेकंड आपके बच ही जाएंगे। अरे बोलो हाँ है ना, ठीक। ऊपर से कैलकुलेशन मेरे से भी गड़बड़ है तुम लोग की, मुझे भी नंबर नहीं समझ आते, कैलकुलेटर जब से यूज करना शुरू किया है वेरीफाई करने में उसको फायदा, जो बच्चा कुछ न्यूमेरिक में थोड़ा सा अच्छा होता है, प्लस माइनस बहुत अच्छे से आते हैं, उसको वेरीफाई थोड़ा सा जल्दी करता है। जिसको सब कुछ कैलकुलेटर पे टाइप करना है तो फिर वहां यूज करना है जहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, जहां सिंपल सा तो वहां सॉल्व भी कर सकते हो। डन, बाकी चॉइस इज योर्स। 13 कर चुके हैं, 14 कर चुके हैं, 15 कर चुके हैं, 16 अरे कर चुके हैं कि नहीं, ये वाले बता चुका हूं ना मैं। 16 750 को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? या तो डिवाइड कर लो तो भी आसान है, या वेरीफाई कर लो तो भी, चॉइस इज योर्स। ये हमने पूरा डिस्कस किया था। नेक्स्ट 17 देखो,
द एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन कितना गिवन है 150। 10 years ago 10 साल, मान लो आज आपकी एज कितनी है 18, मैं कहूं 10 साल पहले कितने रहोगे 8 या 28? पहले जाओगे तो माइनस ही करेंगे ना। बच्चे की जब अपनी एज की बात आती है तो माइनस करता है, जब क्वेश्चन में आती है तो सोचता है माइनस करूं कि प्लस करूं। अपने से ही सोच लो कि मैं आज अगर 18 साल का हूं 10 साल पहले जाऊं तो कितना रहूंगा, तो वहीं क्लियर आंसर मिलेगा ना। ये 10th में जब आते थे एज वेज वाले क्वेश्चन तो टीचर रटाता है बेटा इधर जाना है प्लस करना है, इधर आना है। और जिन्होंने 10th को मैथ्स बाय बोला है 10th क्लास के बाद, उनके दिमाग में आज भी वही फंसा हुआ है, किधर प्लस करना था किधर। या तो प्रैक्टिकल अपनी सोच लो ना यार, जैसा अपना सोच लो वैसे ही मैथ्स पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब वो कह रहा है 10 years ago their ages were in ratio 7, 8, 9 their present age। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपसे यहां पूछा है प्रेजेंट, मैं कह रहा हूं प्रेजेंट वर्ड हटा दे तो भी हम क्या बताएंगे, एज का मतलब कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। ये ख्याल यहां अच्छा है, एग्जाम में कई बार कहता है सर एज तो बता ही नहीं उसने, कौन सी वाली निकालू मैं। जनरली 9 अनटिल अनलेस यहां लिखना दे कि फ्यूचर एज बताओ, तब तक आप हमेशा ही कौन सी निकालने वाले हो, प्रेजेंट एज। अगर उसको कोई और एज चाहिएगी कि पास्ट एज बताओ तो लिखेगा पास्ट एज। इसलिए मैं समझा रहा हूं एग्जाम में इस प्रेजेंट वर्ड को डिलीट मार देना। 20-30% बच्चे तो यही कंफ्यूज होते सर उसने बताया ही नहीं था कौन सी निकालू, कि अंडरस्टूड है। इसने जब आप अपनी बुक लेके आओगे उसमें अंडरलाइन कर लोगे, और इसमें अंडरलाइन क्या किया कि अगर इसको दिया है तो भी सही, मान लो ये वर्ड मिसिंग होता तो भी हम कौन सी निकालने वाले थे, प्रेजेंट ही निकालने वाले थे। क्या ये बात समझ आती है नहीं? ठीक, अब बताओ अगर मैं ऑप्शन ए को करेक्ट मान लू, इन तीनों का सम क्या 150 है ऑप्शन ए में, पहले तो सम ही होना चाहिए ना भाई प्रेजेंट एज का, तो इन तीनों का सम कितना है 150 है। 10 साल पहले जाएं 45, 50, 55, इनका सम 150 है, पहली कंडीशन वेरीफाई। 10 साल पहले गए तो माइनस करेंगे या प्लस, कितना आया 35, 40, 45, क्या इनका रेशियो 7:8:9 है? 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा, क्या दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई? अगर हो गई है तो आंसर ए ही क्या है मेरा करेक्ट है। सर नहीं होता तो बी ऑप्शन पे जाते, नेक्स्ट ऑप्शन पे ट्राई करेंगे। समझ आ गई ये बात? चलो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 पर। नोट कर लिया ये सब? कर लिया नोट? ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक बार रीड करना है जरा 18 को, क्या कह रहा है पहले। समझ आया क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि 4 नंबर दिए तो सही और खुद ही बोल दिया दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। उसने क्या कह दी थी फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का मतलब ये वाला, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन। तो हमारे लिए फोर्थ टर्म बची या खत्म हो गई? खत्म हो गई। तो बची कौन सी? ये वाली दोनों क्या हो जाएंगी मिडल। तो हमें क्या करना चाहिए कैलकुलेटर पर 16 इंटू डिवाइडेड बाय, आपको आंसर मिल जाएगा या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। बट एग्जाम में इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना,
मान लो कह देते सेकेंड टर्म, अब कौन सी गायब हो जाएगी? सेकेंड वाली। तब हम क्या करते? इसका और इसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, नहीं समझ आ रही है? इस क्वेश्चन में भी इस वर्ड को चेंज करेगा वो, और ये नंबर बिल्कुल एज इट इज लिखेगा। क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चारों में से कोई भी, फर्स्ट लिख दे, सेकंड लिख दे, थर्ड लिख दे या फोर्थ लिख दे, जो लिखेगा उसको खत्म करो। बाकी तो हम समझ गए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ, जो पेयर पूरा दिया उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, जिसका मिसिंग है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। आई थिंक समझ आ गई बिल्कुल। चलो, अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज से पहले जो हम कर सकते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 23, 24 कर चुके हैं? अरे अभी तो किए थे। 25 किधर किया? क्या लिखा है, क्या पूछा? मीन प्रोपोर्शन क्या है? 1.5 ग्राम और 5.6 भी ग्राम, दोनों सेम काइंड है, सेम यूनिट है, तो क्या करेंगे? 1.4 इंटू 5.6 इक्वल करने के बाद रूट। इतनी बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है ऑलरेडी। अब क्या करेगा? एग्जाम में डिजिट यही रहेंगी, बट वो जो ग्राम लिखा ना, चुपके से क्या लिख देगा इसकी जगह? केजी। और जो कुछ एक्साइटेड किस्म के बच्चे होते हैं, अरे सर ने डिस्कस तो किया था हमने ये वाला, वो फिर भी क्या करेंगे? 1.4 इंटू 5.6, जो कि हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि सेम काइंड तो है बट क्या सेम यूनिट में है? फिर उस केस में हमें इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? ग्राम्स। तो कितने हो जाएंगे? 1400 ग्राम। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1400 ही आएगा ना, इंटू 5.6 इक्वल करने के बाद रूट। क्या ये बात समझ आ गई? सर अगर ये केजी दे दिया और ये लीटर दे दिया, तो तब क्या इनका मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं हम? क्वेश्चन होता है नो, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी नहीं है। तब आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ। इसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस। जो मैं डिस्कस कर रहा होता ना बेटा, जब से रेशियो पढ़ाया, मैं सेम काइंड बोल रहा हूं, क्योंकि जैसी सेम काइंड हुई यूनिट तो सेम कर लोगे आप। और मैंने कहा था यहां मीटर, लीटर, केजी आता है, या टाइम वाला आ सकता है। आपको पता है टाइम में 1 आवर में 60 मिनट ही होते हैं ना, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, इन 4 यूनिट के अलावा कुछ और आना नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है? सेम काइंड होना जरूरी है। ठीक, चलो जी। डिवाइडेड बाई क्यों पूछा क्या है? तो मेन प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं कि इनटू करते हैं? तो इनटू में कैसे डेसिमल हटता है? नहीं समझे मेरी बात? अगर कहीं डिवीजन की जरूरत, तो वहां डिवीजन में तो हट ही सकता है। जो तुम्हें आता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूं, डिवीजन होता तो हटा देते डेफिनेटली। और मैं इसलिए देखो डेसिमल वगैरह जब जैसी कैलकुलेशन आती है, मैं कहता हूं कैलकुलेटर पे करो, ज्यादा बेटर है। कैलकुलेटर खुद ही बता देगा, हटाना है नहीं हटाना वो खुद से देख लेगा। समझ आ रही है बात? नहीं? चलो नेक्स्ट 26 हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अरे याद आ रहा है नहीं? ए की वैल्यू कितना? 4, बी की वैल्यू, सी की 9, यहां पुट कर देंगे एंड देन सॉल्व। 27 देखो, 2 numbers are in ratio 3:4. If 6 is added to each term of ratio, 2 नंबर है उनका रेशियो क्या होना चाहिए? 3:4। वो कह रहा है 6 दोनों में ऐड कर दें, then new ratio will become this. The numbers are, नंबर पूछे तो ऑप्शन में क्या मिलेंगे? नंबर ही मिलेंगे। तो पहली कंडीशन क्या? उन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:4 होना। क्या इनका 3:4 है? ये तो 7:10 है। पहला ऑप्शन रिजेक्ट। दूसरा, क्या ये 3:4 है? ये तो प्राइम नंबर ही है, इनका तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो 17:19 ये ऑप्शन भी। क्या ये 3:4 है? 6 3 जा 6,
क्या था? किसका फोन था ये? अरे मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं ये था क्या? हाँ बचा, क्या बजा था ये? ओ मेरी, तो एक्सक्यूज दे रहा है बेटा, मुझे कुछ सुनने में थोड़ा अच्छा सा लगा इसलिए पूछ रहा हूं, था क्या? अच्छा, स्टेटस पे है क्या? ये रिंगटोन ही है ना तुम्हारे फोन की, या कुछ और ही है ये? तुम वीडियो की स्नैप पे क्या कर रहे हो? नोटिफिकेशन में ना? हाँ, उसे भगाओ तो भगाओ ना, सीधा इधर ही आ गो, बच गो, है ना? देखो एक बात सुन लो, अगर सीए सीरियसली करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाकर के कहीं, सेटिंग है मतलब सेटिंग के पास नहीं, फोन की सेटिंग में जाकर के सबसे पहले फोन की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ऑल नोटिफिकेशन। अब चाहे वो सेटिंग की नोटिफिकेशन आए या किसी और की आए, आपको पता नहीं चलना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, अगर सीए सीरियसली करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन बेटा इतनी आती है ना आज की डेट में, आपने कोई वेबसाइट ही कुछ भी विजिट कर लिया एक बार तो उनकी नोटिफिकेशन वो, और आप कितनी नोटिफिकेशन को स्वाइप करके भागाओगे, मेरे फोन में नोटिफिकेशन आके दिखाए, जबकि मेरे हिसाब से तो आपको तो ये भी टेंशन नहीं कि बैंक से किसी ने पैसे उड़ा लिए तो पता भी नहीं चलेगा सर हमें तो। ऐसा है किसी के अकाउंट में 2-4 करोड़ पड़े हो तो सर वो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है। मेरे में 2-4 करोड़ नहीं, 2-4 लाख तो पड़े ही होते, मेरे पास तो वो रिस्क भी, फिर भी मैंने नोटिफिकेशन सारी ऑफ की हुई है। तो ये जरूर करना है, क्योंकि फोन में तो मैंने देखता कोई भी साइट विजिट कर लो और गलती से आपने जैसे प्रॉपर्टी वाली कोई साइट विजिट कर ली ना, इधर तो नोटिफिकेशन आ रही, उधर सीधे फोन आते हैं, ऐसा फ्लैट सर्च कर रहे थे या ऑफिस सर्च कर रहे थे, भाई गलती हो गई, साइट पे मैं कुछ और विजिट करना, तुम्हारी विजिट कर ली गलती से, ठीक है। हालांकि वो एक ऑप्शन देते हैं, और डीएनडी का एक ऑप्शन भी आता है आपके साथ, वो वर्क करता है, मेरे में तो वर्क करता है। हालांकि हम लोग तो जहां क्लासेज होती हैं वो आए या नए फर्क ही नहीं पड़ता है, बट जब आप पढ़ रहे हो आपका फोन साइलेंट होना चाहिए, वाइब्रेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा फोन साइलेंट पे रहता है, लेकिन वाइब्रेशन फुल की हुई है, अगर कोई जरा सी नोटिफिकेशन आए पूरी टेबल हिल रही है, पता चल जाता है पड़ोसी को भी, अच्छा इसके घर में वाइब्रेशन हो जाओगी, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो सीरियसली उस टाइम पर पढ़ना, ये तो सब आता ही रहेगा, ठीक। बाकी भैया आपकी मर्जी। तो ये समझ आ गया यहां पर। अब आगे क्या कह रहा है, 4 अगर, सॉरी 6 अगर ऐड करें, यहां 6 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 24, और ये 30, 24 30 का रेशियो क्या 6 4:5 होता है। इसे लिख के करने की जरूरत है या डायरेक्ट कर सकते हो? डायरेक्ट ही कर सकते हो, मैं लिख के बताऊं बेटा, एक दो बच्चों के ना एक्सप्रेशन कुछ फीलिंग गुड वाले नहीं आ रहे, इसलिए मैं लिख रहा हूं। वो कह रहे हैं सर खुद ही सॉल्व करो, ऐसा लग रहा है आपको खुद ही एग्जाम देने जाना है। देखो पहले इनका रेशियो 2:3:6 2 जा, नहीं 6 3 जा, 6 4 जा, 3:4 मिला। इसमें अगर हमने 6 ऐड किया और इसमें भी कितना ऐड किया, ये हो गया हमारा कितना 24, और ये कितना हो गया, क्या इनका रेशियो 6 4 जा और 6 4:5 मिला। यस सर, दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 28 अभी नहीं करना है, एक लास्ट 29 और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताता हूं। 29 देखो जरा, एज टू बी दिया है, रेशियो दे दिया, और ये कहीं इसमें इक्वल का साइन है अभी नहीं है, तो हमारे क्या है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और मैंने कहा था एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 4/1 का रूट 2 प्लस 1/4 का रूट 2 प्लस 1/2, अरे 2 प्लस हाफ तो 2.5 होता है, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, और 5/2 इसी को कहते हैं 2.5, 2.5 वैसे समझते हो ना, सभी समझते हैं ना 2.5,
2.5 किलो आलू टमाटर, इतना तो मम्मी से खा ही देती हैं, पाना भी चाहिए। नहीं तो आप अगर सारे चले गए तो सब्जी नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। वो कहते हैं देनी कितनी है, अब तुम बोलते रहो 5 ये वो, उनको समझ नहीं आती है। चलो तो आंसर ए हो गया। अभी मैंने इसमें 28 छोड़ा है, 30 छोड़ा है। 30 के लिए तो बहुत सारा ज्ञान देना है, बट अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। टाइम है ना हमारे पास अभी? है। चलिए जी, नोट कीजिएगा यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। मैंने कैलकुलेटर ट्रिक कितनी बता दी है आपको अभी तक? एक कैलकुलेटर ट्रिक नहीं, सॉरी कैलकुलेटर कमांड 3 ए टू दी पावर m बाई एन बताई होगी, तो एक न्यूमरेटर बाय और एक m प्लस m माइनस, ये 3 बताइए ना। ठीक है, याद हो गई है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो? समझ गए ना सर, याद नहीं है अभी? ठीक है, मतलब कई बार गाने भी कुछ सेंस पे लिखे होंगे शायद, कभी कभी तो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि आज मैं फिर नई नई कमांड नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास से शायद हम इंडाइसेस करेंगे, उसमें फिर दो कमांड और बताऊंगा मैं, तो 5 कमांड हो जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर जब क्वेश्चन आएगा इसका आपसे नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? चैलेंज है हमें उसका नाम याद रखना, और मैं नाम याद रखने के लिए कुछ कहानी इधर सुनाऊंगा। ठीक, ज्यादा लॉजिक में नहीं जाना है, कई बार कुछ समझाने के लिए हम इलॉजिकल लॉजिक लेते हैं, नहीं समझे, पर उससे आपको याद रह जाएगा, सारी जगह नहीं, कभी कभी। इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन में है इंप्लाइज। इस साइन का मतलब सबको पता है, इसको इक्वल कहते हैं, एम्प्लाइज कहते हैं, एम्प्लाइज। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, क्या लिखा? ए डी, यहीं से तो शुरुआत की थी, इसको क्या किया? बी सी। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टी। इसका नाम ही है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताओ कुछ मुश्किल? जो किया वही उसका नाम है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2, इफ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, और अब हमने इनको कर दिया इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा? अब अगर एलएचएस का किया तो आरएचएस का इनवर्स भी करना बनता है या नहीं? ये हो जाएगा डी बाई सी। हमने क्या किया? इनवर्स। तो इनवर्स से जो नाम बन रहा है वो बन रहा है इनवर्टेंडो। क्या कहेंगे उसको? इनवर्टेंडो। याद रहेगा या नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स से क्या बना? इनवर्टेंडो। तीसरा, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, और मैं इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली चेंज कर दूं, क्या कर दे रहा हूं? ऑल्टरनेटिवली। तो बताओ क्या बनता? a बाय सी, और ये क्या बन जाएगा? b बाय। मैंने क्या किया? ऑल्टरनेटिवली चेंज किया, तो उससे नाम बना ऑल्टरनेंडो। क्या नाम बन गया? ऑल्टरनेट करने से नाम क्या बना? ऑल्टरनेंडो। नहीं समझ आ रही है बात? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स से ऑल्टरनेट से। अरे समझ आ रहा है ना? बस ये देखना है। नंबर 4, इफ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाय डी, अगर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कंपाउंड कर दूं,
क्या बोल रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, कंपाउंड। जब एलएचएस में किया तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा सेम ऑपरेशन, नहीं तो कंपाउंड से नाम बना कॉम्पोनेंडो। क्या नाम बना, कॉम्पोनेंडो। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स से, ऑल्टरनेट से, कंपाउंड से, कॉम्पोनेंट। पांचवा, इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाय डी। अब अभी मैंने क्या किया था, कंपाउंड। अगर मैं अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंस कर दूं, कुछ मासूम से ख्याल आ रहे होंगे, सर आप इसको इधर प्लस भी बोल सकते थे, प्लस से कॉम्पोनेंटो कैसे बताऊं मैं, नहीं बता सकता। मैं बोल रहा हूं डिफरेंस, आप कहोगे सर इसको सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो या माइनस बोल सकते हो, लेकिन उससे मेरा लॉजिक क्लियर नहीं होगा। मैं जो वर्ड बता रहा हूं उससे मैं बना रहा हूं। कंपाउंड से क्या बनाया मैंने, कॉम्पोनेंट। तो जैसे यहां डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस से वर्ड आता है इसमें डिविडेंडो। क्या आता है, डिविडेंडो। वंस मोर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस मल्टी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनवर्स से, ऑल्टरनेट से, कंपाउंड से और डिफरेंस से, याद हो गए 5। छठे की कहानी बड़ी मजेदार है। छठा जो बनता है, 4 को 5 से डिवाइड करें तो बनेगा। 4 पॉइंट को किससे डिवाइड करेंगे, अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं इनके यहां नीचे डिवाइड लिखूं तो बी से बी कटेगा, डी से, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, कॉम्पोनेंडो, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, इसलिए उसका नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पोनेंडो एंड। अब वो लिखते कैसे हैं देख लो। इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंड कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस। ऐसे इधर न्यूमरेटर में कंपाउंड एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंस, तो इसका नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सी एंड डी, आप पूरा लिख लेना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या ये बात समझ आ गई या नहीं। अब एक मासूम सा ख्याल आ रहा होगा, सर आपने 4 को 5 से डिवाइड किया तो बना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर क्या मैं 5 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं उसको डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो बोल सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात बोल दोगे, अगर कल को तुम 100-200 बिलियन बना लो, लोग मान लेंगे, नहीं मान लो मेरी बात, तब लोग, आप इलोन मस्क कुछ भी बोले मान ही लेंगे, कुछ लोग तो मान ही लेंगे, लेकिन हम बोले तो नहीं मानेंगे। भाई 4 को 5 से किया तो 5 को 4 से डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम, बट डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो कुछ होता नहीं है। एग्जाम में ऑप्शन आता है, ये ऊपर माइनस, नीचे क्या आता है प्लस। तो कुछ बच्चे जो जीनियस किस्म के होते हैं वो सोचते हैं हो सकता है सर बताना भूल गए हो, या दूसरा ख्याल हो सकता है सर को ही ना पता हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या ये बात समझ आ गई, ठीक। तो 6 प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस मल्टी तो सीधा है, इनवर्स से, ऑल्टरनेट से, कंपाउंड से, डिफरेंस से, और इन दोनों के डिवीजन से कॉम्पोनेंडो एंड। क्या डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो कुछ होता है, नहीं होता है सर। अब एक बात और देखो, इन 6 की 6 प्रॉपर्टी में मैं बीच में कौन सा साइन लगाया है, इंप्लाइज। कौन सा साइन है, लास्ट वाली 2 प्रॉपर्टी में इंप्लाइज का साइन नहीं है। नंबर 7, इसमें इंप्लाइज का साइन नहीं है। ये कह रही है इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है,
इक्वल टू, मान लो यहां डैश डैश भी हो जाए तो भी इसमें किसका साइन आएगा, इक्वल का ही आएगा। और ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर में ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर में ऐड कर दें तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या बन जाएगा, अडेंडो। ऐड कर रहे हैं तो क्या नाम बन गया, अडेंडो। इसलिए वर्ड वहां ऐड भी यूज नहीं किया मैंने। कंपाउंड का मतलब भी जोड़ना ही होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, याद है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहते हैं, आफ्टर ए पीरियड हम इंटरेस्ट को किस में ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट की क्या हो जाती है, कंपाउंडिंग। अरे क्लियर होता है नहीं। तो ऐड करने से नाम क्या बना, अडेंडो। और मैं फिर से बता दूं यहां इक्वल है, इंप्लाइज नहीं है। इन दोनों प्रॉपर्टी में इक्वल ही है। लास्ट, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू डॉट डॉट। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस के बाद डॉट डॉट, एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बताओ सब्सट्रैक्ट से जो नाम बनेगा वो बनेगा सब्ट्राहेंडो, सब्ट्राहेंडो। और बाद वाली दोनों प्रॉपर्टी में इंप्लाइज है या नहीं, नहीं, दोनों में इंप्लाइज नहीं है। तो अगर इक्वल के साइन दे दिए और ऐड का साइन है तो क्या बन गया, अडेंडो। सब्सट्रैक्ट का साइन है तो क्या बन गया, सब्ट्राहेंडो। क्या बात समझ आ गई। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स से, ऑल्टरनेट से, कंपाउंड से, डिफरेंस से, इन दोनों का डिवीजन। क्या डिविडेंडो कंपोनेंडो कुछ होता है, नहीं होता है। और ऐड से बनी और सब्सट्रैक्ट से बनी, तो क्या मुश्किल है इनमें याद रखने में। अभी सब याद भी हो गई। चैलेंज है 1 महीने के बाद तब याद रहेंगी या नहीं। ये याद रह जाती है बेटा अगर लॉजिक आप समझ लो। देखो आप ये मान लो आप रजनीकांत तो नहीं हो, एक बार किताब निकाली और ऐसा नहीं, वो रोबोट मूवी है ना, उसकी किताब उठाई सब कुछ जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपको अपनी मेमोरी के हिसाब से इसको रिवाइज करना पड़ेगा। गलती रिवीजन में क्या करते हैं बच्चे, जनरली जब बिल्कुल भूल जाते हैं तब वो रिवाइज करना शुरू करते हैं। तब आपको इक्वल मेहनत लगानी पड़ती है। आप भूलने से पहले याद कर लो, आपको 5 मिनट लगेंगे। अब पूरा भूल गए, बोला हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन भी कुछ होता है। जब वहां उस लेवल पे पहुंच गए फिर से जितनी मेहनत आज, अब उस टाइम तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं तो नहीं हूं ना सामने। अब नोट्स तो देख रहे हो, फिर अच्छे कुछ है तो बताया तो था सर ने कुछ, फिर नहीं समझ आता है वो। ठीक है, तो भूलने से पहले एक गाना था, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, पुराने गाना है शायद, कोई सुना है ये गाना नहीं। हाँ मैं भी बहुत कम सुनता हूं, मैं तो बस इन बातों पे थोड़े बहुत याद रखता हूं कि तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, ऐसा कुछ गाना है, पुरानी मूवी है शायद, बॉबी देओल है इसमें। हाँ किसने सुना है गाना, काफी अच्छा। अभी भी सुनते हैं ना गाने, नहीं मैं अब नहीं सुनता हूं, ये बहुत पहले का है। और मैं जनरली कभी मैंने पर्सनली ऐसा नहीं हुआ कि आज चलो मैं गाना सुनता हूं। मेरे पड़ोसी का मूड है, मेरे घर में भी आवाज आ रही तो मुझे सुनना, मान लो मैं रास्ते में जा रहा हूं, किसी को बजाना तो बजाएगा वो, उसको मना नहीं कर सकती कि भाई मेरा सुनने का मूड नहीं होगा, मेरा तो मूड है। तो पर्सनली तो मैं नहीं सुनता हूं, बट ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत होगी इसमें, आप क्वेश्चन करें इसका। चलो क्वेश्चन करते हैं और उसके नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक ही शुरू करेंगे भैया हम। आओ जी क्वेश्चन देखो जरा, समझना है ढंग से, फिर देखना है क्या दिया जरा। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 19 देखो जरा क्या दिया है, x अपॉन वाई इक्व टू जेड अपॉन, लिखा क्या है, इंप्लाइज। हमने साइन लगाया, इसने क्या लिख दिया, इंप्लाइज। किया क्या इसने, y को ऊपर ले गया, x को नीचे। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स। इधर भी किया ना, तो इनवर्स से नाम क्या बना, कहीं नजर आया इन्वर्टेंडो, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ। ऐसे ही पूछता बस, सीधे सीधे नाम पता है, देखना है,
मैच हो रहा है, ठीक, नहीं तो नन ऑफ दिस। क्या 19 क्लियर है? 20 P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, और इक्वल क्या इंप्लाइज है? इक्वल, इक्वल, और जैसे ही इक्वल आया तो मैंने कहा बाद वाली दो होंगी। अगर सब्सट्रैक्ट का साइन है तो, अगर ऐड का साइन है तो कौन सा साइन नजर आ रहा है इसमें? सब्सट्रैक्ट। तो आंसर कितना हो गया इसका? सब्ट्राहेंड। अरे बात समझ आई? ये देखो, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इंप्लाइज न्यूमरेटर में कंपाउंडिंग है और डिनोमिनेटर में क्या है? डिफरेंस है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर इस ऑप्शन पर डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो लिख दे और नन ऑफ दीज दे तो आप किस पर चले जाएंगे? नन ऑफ दीज पर। क्या ये बात क्लियर हो रही है? या इसको उल्टा ही कर दे, ऊपर माइनस लिख दे और नीचे क्या लिख दे? प्लस, तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। अरे समझ आ गया? नेक्स्ट, u बाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। देन का मतलब भी क्या होता है? इंप्लाइज ही होता है। आप देखो इसमें क्या है? न्यूमरेटर में डिफरेंस, डिनोमिनेटर में कंपाउंड। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। समझ आ गया? तो नाम ही पूछे इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसका जो इस तरीके से पूछ सकता है। 28 देखो क्या कहा है इसमें? आपको ये दे दिया और देन दे दिया। देन का मतलब इंप्लाइज, अरे बोलो हाँ है ना। अब देन में पहली 6 प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं दो टर्म लिखी हुई है। ये इसमें जाके प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो इसमें क्या अप्लाई होगा? कॉम्पोनेंडो एंड, तो यानी न्यूमरेटर में कंपाउंड हो, डिनोमिनेटर में क्या हो? डिफरेंस। हमें सीधा वो देखना चाहिए यहां, ठीक, बट यहां क्या कर दिया उसने? ये तो नहीं, उल्ट आरएचएस में नहीं किया ना। यहां प्लस यहां माइनस, ठीक, यहां प्लस यहां भी, यही तो आंसर हो गया। नहीं समझे मेरी बात? मान लो मैं इसका एक ऑप्शन ऐसा लिख रहा हूं, अगर वो ऐसा लिख दे a बाई बी इक्वल टू 4 बाय, तो क्या किया अब हमने? इससे ये क्या बना? प्रॉपर्टी क्या किया मैंने? नाम बताओ। कहां एक, क्यों, कहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ऑल्टर, ये मैं यहां ले आया, इसको कहां ले गया? यहां पर। तो ऑल्टरनेट किया ना, ऑल्टरनेटो हो गया। ये क्या हो गया? ऑल्टरनेंडो। एक तरीका ये भी तो हो सकता है, ये तो ऑल्टरनेट बना है। अगर मैं ऐसा कर दूं, अब मैंने क्या अप्लाई कर दिया यहां पर? इनवर्ट एंडो। या मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस में। तो कोई प्रॉपर्टी जो लगाई होगी मैंने पहले, या सिर्फ मैंने ऐसे किया, इसको जाके सिर्फ न्यूमरेटर में क्या किया? a प्लस 4 अपॉन में 4, और ये कर दिया b प्लस 5 अपॉन में 5। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी इस पे? अब कॉम्पोनेंडो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले 6 में या 8 के 8 में देन लिख दिया तो ऑब्वियसली पहले 6 में बात करेगा, कोई भी गिवन हो सकता है। क्या ये बात समझ आ गई? अरे बोलो हाँ है ना। ठीक, तो या तो नाम पूछेगा या आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, फिर आपको देख लेना है कौन सा ऑप्शन उसमें बन रहा होगा, कौन सी प्रॉपर्टी मतलब लगी है। दो तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछता है। डन? इतना करें? अरे काफी है इतना, क्या और करना है? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट बताना है, और नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बच्चे आएंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज यहां तो एक क्वेश्चन में, बट इंडाइसिस में बहुत ज्यादा यूज होना है। साइक्लिक एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। क्या? साइक्लिक एक्सप्रेशन। तो पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट इंडाइसिस करेंगे। चलिए, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अरे यस और नो? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर कर दो जी।